हम हरदोई में हैं और हरदोई के संडीला में हैं। संडीला एक विधानसभा है और यहाँ मुसलमानों की एक बड़ी जनसंख्या है। कहा जाता है कि 70 से 77% के करीब यहाँ मुसलमानों की जनसंख्या है और यहाँ से एमआईएम ने अपने एक कैंडिडेट को घोषित किया है और हमारे साथ रफ़ीक लंबू साहब हैं। ये एमआईएम के नेता हैं और यहाँ के प्रत्याशी हैं एमआईएम से। रफ़ीक साहब, मुसलमानों की जनसंख्या यहाँ बहुत ज़रूर ज़्यादा है। ओवैसी साहब अभी आए, भाषण देकर के चले गए, बहुत इमोशनल भाषण था। आपको क्या लगता है, इमोशनल बातें करने से मुसलमान आपको वोट दे देगा वाकई में? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम जय भीम। ये बताइए कहाँ पर इमोशनल था? आपको कहाँ पर से लगा कि इमोशनल है? वो तो अपने हक की लड़ाई के लिए बात कर रहे हैं। बात ये, हमें अभी तक हक नहीं मिला है तो हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल नहीं बिगाड़ना चाहते। हमने अपनी बिगाड़ ली है लेकिन अपने बच्चों की बिगड़ने नहीं देंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि हमें भी हक मिले। अब्दुल मन्नान साहब यहाँ से बीएसपी के पुराने कद्दावर नेता रहे हैं, 3 बार यहाँ से विधायक हैं, मंत्री रह चुके हैं। पिछली बार समाजवादी पार्टी से वो आए थे, हार गए थे। इस बार दोबारा से अपनी पुरानी पार्टी में बीएसपी में चले गए हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि एक बार फिर से वो रिपीट कर सकते हैं, ऐसा लोग बता रहे हैं। मुझे बताइए, क्या अब्दुल मन्नान जैसे कद्दावर नेता को आप टक्कर दे पाएंगे? जो ये आपको बता रहे हैं कि रिपीट होगी, क्या उन्हीं लोगों से आपने पूछा होगा? फिर यहाँ पूछे किसी से। हाँ, जाहिर है यहाँ तो एमआईएम के लोग हैं तो यहाँ आप ही की बात करें। यही बात है। और रही बात, ये कद्दावर नेता तब थे क्या नेता थे? मंत्री थे। और हमें जनता यहाँ की विधायक अगर बनाएगी तो हम भी मंत्री बनेंगे, तो इसमें कद्दावर की क्या बात है? और जनता के बीच में रहेंगे और जनता का काम करेंगे जब तक जीवन मिलेगा। ऊपर वाला जब तक जीवन देगा, हम हर गरीब मजदूर दबे कुचले की सेवा करते रहेंगे। यही हमारा मिशन है। एक सवाल हम आपसे अभी कर लूँ, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पीस पार्टी के सदर डॉक्टर अयूब साहब से उन्होंने गठबंधन किया। एक बात मुझे बताइए कि मौलाना आमिर रशादी की जो पार्टी है उलमा काउंसिल, उनका शिकवा ये है और बार बार ये कहते रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को चाहिए कि लोकल जो पॉलिटिकल पावर है वो उनको कॉन्फिडेंस में ले और उनको बाईपास करके यूपी में एंट्री ना करे। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनको बाईपास कर दिया एक तरीके से, और अगर गठबंधन भी किया पीस पार्टी से तो बहुत देर कर दी, 2 फेज़ का इलेक्शन हो गया। आपको क्या लगता है कि ये एक सीरियस काम नहीं था कि 2 महीने पहले कम से कम करना चाहिए था? अब करने से क्या हासिल होगा? एक तरीके से वोट का बिखरा होगा, कोई हासिल नहीं है। बिल्कुल आपने बात सही कही कि अच्छा ये बताइए, ये डॉक्टर अयूब साहब जैसे पहले इनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने, इनकी समझ में कुछ और आया कि ज़्यादा सीटें मांग रहे थे, लेकिन उसके बाद जब इनको लगा कि एमआईएम के अलावा यूपी में कोई बीजेपी को, सपा को, बसपा को हरा नहीं पाएगी, इसलिए डॉक्टर साहब अयूब साहब जो है एमआईएम में आए हैं और उनका स्वागत है। चलिए, आमिर रशादी वाले मुद्दे पे बोलिए। आमिर रशादी, उनका शिकवा है कि हमें क्यों नहीं लिया गया, आप लोकल पॉलिटिकल पावर को बाईपास कर दिया। कुछ आपको पता है? अरे ठीक है, उनकी बहू को छोड़ दिया आपने, उनको क्यों नहीं कॉन्फिडेंस? तो उनको इसलिए नहीं लिया कि वो कब बीजेपी के दामन टाम ले। उन्होंने कभी बीजेपी का नाम लिया इस सिलसिले में? नहीं लिया तो बहू कहाँ गई उनकी? नहीं, आप ऐसे प्रेडिक्शन कैसे कर रहे हैं कि वो बीजेपी में चले जाएंगे? अरे भाई, सपा बसपा में नहीं जाएंगे तो इनको भी तो बात करनी चाहिए थी। नहीं, आप मुझे बताइए। आमिर रशादी साहब का शिकवा मैं बता दूं, वो ये कह रहे हैं कि अगर हम हैदराबाद में जाएंगे तो सबसे पहले हम ओवैसी की पार्टी को कॉन्फिडेंस मिलेंगे, तब हम उनके साथ गठबंधन करके वहाँ अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे। इसी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश में आए हैं तो यहाँ की जो लोकल पॉलिटिकल पावर है, मुस्लिम पॉलिटिकल पावर स्पेशली है, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के यहाँ अपनी पार्टी का विस्तार करें, ना कि उनको बाईपास करके आप चुनाव लड़ें। बिल्कुल बात सही है आपकी, लेकिन जब यहाँ ओवैसी साहब आ रहे थे, यूपी में आ रहे थे और उनको लग रहा था कि यूपी में बढ़ेंगे ये, तो इनको एमआईएम वाले को और ये डॉक्टर रशीदी साहब के जिनके नाम आपने लिया, इनको सबको ओवैसी साहब का साथ देना चाहिए कि आप हमारे घर पर आ रहे हैं, हम आपकी सेवा करेंगे और आपकी पूरी मदद की जाएगी, तो इनको मदद करनी चाहिए। वैसे साहब बड़े भाई का रोल प्ले कर सकते थे। वो लीडर है, लीडर का क्या मतलब होता है? वो बहुत हम्बल होता है, बहुत ही बड़ा दिल होता है, वो बहुत गहरा इंसान होता है। लीडर तभी इंसान होता है। सुनिए, आप हमारे छोटे भाई हैं, हम आपके घर आए तो आप हमारी इज्जत करेंगे, मेहमान नवाजी करेंगे नहीं करेंगे? बड़ा भाई इतराता फिरेगा तो कहाँ से कोई करेगा? कहाँ इतरा रहे थे? हम तो डायरेक्ट आपके घर आ रहे थे, हम तो यूपी में आए डायरेक्ट, हम हैदराबाद से आपके पास आए, तो आपको हमें गोद में बिठाना चाहिए था कि मेरा भाई आया। चलिए ठीक है, ये पॉलिटिकल बातें होती हैं और पॉलिटिकल लोग अपने तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं, ये उनका अपना मामला है। थोड़ा सा एक मिनट हम आम लोगों से थोड़ा समझना चाहेंगे कि दरअसल वो एमआईएम को क्यों वोट करें। थोड़ा सा मुझे बताइए कि अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम शाहजेब हुसैन है। अपना नाम, उसके साथ साथ मुझे बताइए कि पॉलिटिकल पार्टियाँ बहुत सारी हैं, एमआईएम को क्यों लोग वोट करें? बीएसपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी या बीजेपी, मुसलमान बीजेपी और इन तमाम चीज़ों को छोड़ करके एमआईएम को क्यों जाएं? क्योंकि एमआईएम भी भावनात्मक बातें करती है। अभी ओवैसी साहब जिस तरीके से अल्लाह अकबर की बातें करके गए, नारा लगवाया और खूब मतलब जज्बाती बातें कहीं, हिजाब की बातें कहीं, और पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री हिजाब वाली लड़की पार्लियामेंट में जानी चाहिए, प्रधानमंत्री बननी चाहिए, इस तरह की बात कर रहे थे। आपको नहीं लगता है कि एक तरीके से भावनात्मक बातें बीजेपी भी करके वोट लेती है
और ये भी भावनात्मक बातें करके वोट ले रहे हैं, तो बीजेपी और इनमें क्या फ़र्क है? नहीं, जैसे कि आपको मालूम है कि मुसलमान यहाँ पर 20% है, 25% में मुसलमान हैं यहाँ पर। मुसलमानों की कोई आवाज़ नहीं उठाता है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे विधानसभा हो। आपने देखा 70 साल से कांग्रेस मुसलमानों का खून चूस रही थी। इसी तरीके से यूपी में सपा सरकार मुसलमानों का खून चूसा और अभी मौजूदा सरकार बीजेपी है। तो कुल मिला के एक ही थाली के खाने वाले हैं ये लोग, चाहे कि अलग अलग चेहरे अलग अलग हैं, मगर बैठ के खाने वाले एक ही लोग। तो मुसलमान किसके ऊपर भरोसा करे और कब तक करे? प्रैक्टिकली लगता है कि एमआईएम यहाँ से जीत जाएगी? बिल्कुल, देखो हर चीज़ में एक वक्त लगता है। ओवैसी साहब मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह उनकी मेहनत रंग लाएगी। ओवैसी साहब ने लगभग 100 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं। जी जी। ईमानदारी से बताइए कितने उम्मीदवार जीत सकते हैं उनके? देखो, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, जीतना हारना ये प्रत्याशी के हाथ में नहीं होता। आपने आकलन क्या होगा ना, कितनी देखो मेहनत कर रहे हैं वो, और इंशाल्लाह जीत भी हासिल होएगी। अभी ये नहीं कह सकते हैं कि कितनी बता पार्टी सकते हैं। चलिए और लोगों से भी बातचीत करेंगे। अपना नाम बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम तस्लीम शेख है आप पदाधिकारी हैं एमआईएम में? पदाधिकारी पहले थे लेकिन अब नहीं है। अब हमारे जगह पे वो अतीक भाई हैं। एमआईएम को कोई वोट क्यों करे, थोड़ा मुझे बताइए। देखिए, एमआईएम को इसलिए भी वोट किया जा सकता है क्योंकि पहले तो ये आप सवाल करिए कि हम लोग पहले किसको वोट करते थे, किसको अपना मसीहा बनाए बैठे थे। ठीक है, पहले हम लोग बहुत अरसे से हम लोग सपा को वोट देते आए हैं। ठीक है, उसकी वजह थी ये कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन आज ओवैसी साहब के जैसा नेता, बैरिस्टर, लंदन से फारिग हैं वो, मतलब डिग्री है उनकी, और वो बैरिस्टर है, सांसद रत्न से अवार्ड से भी सम्मानित हैं। सब सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मेरा सवाल इस तरह था, देखिए आप 20% होकर के इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात करते हैं, तो वो 80% होकर के वो इत्तेहादुल हिंदू की बात क्यों नहीं करेंगे, मुझे बताइए। ठीक है, वो कर रहे हैं, वो अपनी जगह है, वो उनका सवाल तो हम नहीं जवाब दे सकते, लेकिन हम अपना इसलिए अगर आप इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात करेंगे 20% होकर के, तो वो लामोहला 80% होकर के इत्तेहादुल हिंदू की बात करेंगे। आप इसका काउंटर कैसे करेंगे? देखिए, बैरिस्टर साहब आए थे अभी, आपने देखा, और उन्होंने अपने बयान में कहीं से कहीं तक हद तक ये बात भी उठाई है। पार्टी का नाम है। सुनिए, कहीं से कहीं हद तक ये बात भी उठाई है उन्होंने, इशारतन कहा है कि हम सत्ता के भूखे नहीं हैं और हमको कुर्सी नहीं चाहिए। हम महज आवाम की बात, हक, जो हक परस्त लोग हैं, सच्चे लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, जो अमीर लोगों की बात सुनी जाती है उनकी नहीं सुनी जाती, क्योंकि वो गरीब हैं, उनके पास नोट नहीं है, वोट है लेकिन वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग आज तक जो वोट देते आए हैं, सपा को, बसपा को, कांग्रेस को देते आए हैं, तो हमारे जो बाप दादाओं ने गलती की, अब हम वो सुधारना चाहते हैं। अच्छा, असल में जो आपका वो मुद्दा है, जो आप सवाल कर रहे हो, वो सही है अपनी जगह पर, हम उससे कोई वो नहीं, लेकिन हमारी ये पहली सीढ़ी है, खास करके संडीला में। तो अभी हमारी पहली सीढ़ी है, एक चिराग जला है, आगे और चिराग जलेंगे। जो अपने सुनिए जो अपने आप को बड़ा नेता समझ रहे हैं, कल को वो छोटे ही थे, बड़ा हमने ही बनाया है। और ये है, और सुनिए, शायर के अंदाज में कहता हूँ, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल में होता है पैदा, चमन में दीदावर पैदा। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ओवैसी साहब की कोई एक बात बताइए जो इस वक्त आपको बहुत अच्छी लगी, जो उन्होंने लगभग आधे घंटे के भाषण में की। देखिए, ओवैसी साहब की सभी बातें हमें अच्छी लगती हैं। तो ये एक बात बहुत ही ज़्यादा, एक बात उनकी अच्छी लगती है कि वो कौम को मुत्तहिद करने की बात करते हैं। फिर वही बात मेरा सवाल है, कौम की मुत्तहिद बात करेंगे तो दूसरे कौम के लोग भी इत्तेहाद की बात करेंगे। अगर एक मिनट आप बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू की बात करती है, आप उनको कम्युनल कह देते हैं, तो आप मुस्लिम की बात करते हैं, तो आपको कोई कम्युनल क्यों ना कह दे? बिल्कुल कहे, हम किसी से कहते नहीं कि हमको कम्युनल कहे या सेकुलर कहे। ये सेकुलर पार्टियां ठेका उठाए हुए हैं मुसलमानों का, जिन्होंने हमेशा मुसलमानों के साथ छल किया, कपट किया। मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। आपको कम्युनल कोई क्यों ना कहे, क्योंकि इस देश में देखिए जो संविधान है हमारा, कोई कम्युनल नहीं है, सेकुलर है। ठीक है, जब उसका प्रीएम्बल शुरू होता है तो लिखा जाता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग में सारे लोग आ जाते हैं, इसीलिए प्रीएम्बल में आपने देखा होगा, अगर पढ़ा होगा प्रीएम्बल, तो उसमें कहीं भी किसी भी धर्म का कोई प्रतीक नहीं है, किसी तरह कोई शब्द नहीं है। ऐसी सूरत में मुझे बताइए कि आप इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात करेंगे, इस तरह की बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है एक तरीके से आप दूसरी तरफ सेकुलरिज्म की भी बात करेंगे, सेकुलरिज्म की भी उम्मीद रखेंगे, और एक तरफ आप कम्युनिज्म की बात करेंगे, तो कैसे काम चलेगा? ये दो कह सकते हैं कि एक ही वक्त में दो बातें कैसे काम करेंगी? देखिए, पार्टी का नाम जरूर इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, लेकिन आप देखिए कि बीजेपी ने जितने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया है, उससे कहीं ज़्यादा हिंदू भाइयों को हमारे एमआईएम से टिकट मिला। कितने टिकट मिले? 19 टिकट हिंदू भाइयों को मिला हुआ है, जिसमें सभी समाज के लोग हैं, 100 समाज के, दलित समाज के। फीसद कितना बना मुझे बताइए? लगभग 19%। आप 20% होकर के आप 81% सीट ले रहे हैं, और आप 80% वालों को 19% दे रहे हैं। आप बराबरी की बात जब कर रहे हैं तो ये बराबरी है, मुझे बताइए। देखिए,
शुरुआत का मसला है, शुरुआत मतलब डिस्क्रिमिनेशन से होगा, बाद में बराबरी हो जाएगी। बराबरी होगी इंशाल्लाह, ज़रूर होगी और सबका मिलजुल के। शुरुआत भेदभाव से होगा, नहीं, उसके बाद भेदभाव नहीं। देखिए, जो टिकट मांगेगा उसको टिकट मिलेगा। आप सबको पकड़ के तो दे नहीं सकते टिकट की, आइए आप टिकट ले लिए, आए कोई भी आए ले टिकट, स्वागत है, सबका स्वागत है। बसपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो आते ही 403 विधानसभा उत्तर प्रदेश हैं, उसमें नहीं लड़ गए थे। आप तहकीक करिए, कहीं ना कहीं कम में शुरुआत की उन्होंने, फिर जैसा उनका रोल रहा, जैसा उनका समर्थन पब्लिक का रहा, वैसा वो सीट को बढ़ाते रहे। तो ये जमानत जब करवाना फालतू का नहीं चाहते हैं मेरे हिसाब से, ये उतना वर्क कर, यानी जितना हमें भूख है उतना खाओ। बोला जमानत जब्त करवाना नहीं चाहते, मुझे बताइए मतलब ईमानदारी से बताइए कितनी सीटें निकल सकती हैं 100 में से? देखिए 100 लड़े हैं, ठीक है। हमारा जो, क्योंकि हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो सपोर्टर है वो चाहे एक भी ना निकले, अल्लाह के हाथ में है सब कुछ। लेकिन हम कहेंगे क्या, हमारा भरोसा अल्लाह की जात पे है कि 100 की 100 वो अल्लाह की जात है, वो निकाल सकता है। नहीं, कुछ तो देखिए, ये इस पर प्रैक्टिकल बातें करिए, ये थ्योरिकल बातें नहीं करिए। थ्योरिकल बातें अच्छी भी नहीं लगती हैं। अब वही चीज है, आप प्रैक्टिकल होकर के बात करिए। कोई माजी का हाल नहीं बता सकता, अब पब्लिक के ऊपर है। अब यहाँ सारे के सारे लोग आए, अब ऐसा तो नहीं है कि सारे आगे, जितने सपोर्टर हैं सारे नहीं आए, 5% आ पाए। यहाँ तो जगह नहीं है इतनी, अगर आना चाहें तो सब आए, एक तला 2 दिन में एक तला ही नहीं हो पाया किसी को। तो ऐसा है मामला कि अगर वैसी बात करो कि कितने आएंगी, तो 100 लड़ रहे हैं भाई, इसमें 40 भी आ सकती है, 60 भी आ सकती है, वैसी बात करो। लेकिन कंफर्म कोई ज्योतिषी थोड़ी है आदमी। और हम तो कहते होता है ना, जैसे लोग सारे लोग कहते हैं, वो कहते हैं 300 पार, इसका मतलब कुछ अंदाजा है। 300 पार वो लोग कहते हैं जिन्होंने 200 पार, 300 पार, 400 पार, वो 300 पार वो लोग कहते हैं जिन्होंने मशीन सेट कर रखी है। और वो लोग, ये देखिए, आप कह रहे हैं मशीन सेट कर रही है, वो अपनी भाषा में कहते हैं हमारा कॉन्फिडेंस है। वो कॉन्फिडेंस नहीं उनका कॉन्फिडेंस नहीं, उनका कॉन्फिडेंस मालूम है। देखिए अब आजकल क्या हाल हो रहा है। नहीं, वो कह रहे हैं बना के निकल रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं वो मशीन सेट कर रखे हैं, वो कह रहे हैं हमारा कॉन्फिडेंस है, हमें अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि हम ले आएंगे। ये आप हमसे पूछ रहे हैं, आपको नहीं पता है क्या सेट कर रखे कि नहीं सेट कर रखे हैं? अरे भाई, मुझे क्या पता कि सेट कर रखा है कि नहीं? आपको नहीं पता, हमसे बेहतर आपको पता है। जब तक कि विकी मीडिया उनके साथ रहेगी कुछ भी हो सकता है। वही लोग बता सकते हैं जो बेईमानी कर रहे हैं, उनको पता है कि मुझे इतनी सीटें मिलनी है। ये हम लोग इतने कॉन्फिडेंस नहीं बता सकते हैं कि हम लोग पंजादा लड़ रहे हैं, कि मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह से भरोसा दोनों करें। इलेक्शन में उन्होंने जो सीटें बताई उतनी निकाली, जितनी बताई उतनी निकाली भाई, हम तो चलिए ठीक है। अल्लाह के हाथ में जितनी निकालना अल्लाह निकालेगा। तो देखिए, ये संडीला विधानसभा में हम आए हुए थे कि आप लोग अच्छी दिखाएं तो जनता को जो है उस चीज़ का पता। देखिए, हम निष्पक्ष बातें कर रहे हैं। देखिए, आप चूंकि MIM से हैं तो हम आपसे उसी टाइप का सवाल करेंगे। आप हमारे चैनल्स को जब एक बार चेकआउट करेंगे तो आप पाएंगे, क्योंकि दिक्कत तो ये है कि हमारे साथ कोई देखता है हमारे चैनल को, जब उनसे सवाल कर रहे होते हैं तो वो कह देता है ये BJP का बंदा है, कोई कह देता है सपा का बंदा है, कोई कह देता है BSP का बंदा है, कोई कह देता है MIM का बंदा है। लेकिन जब आप मेरे चैनल चेकआउट करेंगे तब आप मेरी असलियत को समझ पाएंगे। बेसिकली हम निष्पक्ष काम कर रहे हैं, जो जैसा बंदा होता है हम उसे वैसे ही सवाल करते हैं। देखिए, तल्ख सवाल करना, तीखे सवाल करना, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हम आपके अपोजिट हैं, इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है। तो हम हरदोई के संडीला विधानसभा में आए हुए थे। असदुद्दीन ओवैसी ने भाषण दिया, लगभग आधे घंटे का भाषण था, और बहुत ही जज्बाती बातें उन्होंने कही, मुसलमानों को अपील करने वाली बातें कही। बातों में लॉजिक था, लेकिन प्रैक्टिकली कितना संभव हो सकता है MIM के कैंडिडेट को वोट देना, ये देखने वाली बात है। और ये भी देखने वाली बात है कि विधानसभा की 100 सीटों पर जो MIM ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, क्या उनमें से कुछ सीट वो निकाल सकती है? अगर निकाल सकती है तो MIM के लिए वाकई में बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि MIM उत्तर प्रदेश में दूसरी बार चुनाव लड़ रही है। हरदोई से ग्लोबल बाउंड्री के लिए मैं सलीम आज़ाद। अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ।